जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछला वीडियो जब हमने जारी किया था भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला में, तो उसके बाद हमने एक पोल भी करवाया था, एक वोटिंग कराई थी, जिसमें हमने पूछा था कि अभी सिर्फ इस मुकदमे पर ही केंद्रित रहें या साथ में दूसरी कहानियां भी चलें, चूँकि ये मुकदमा बहुत लंबा होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस पर बंटी हुई राय आई है। तो हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतंत्र के लिहाज से अधिक लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। और आपने जो वोट किए हैं इस पोल में, जो आप लोग शामिल हुए हैं, उस हिसाब से 74% लोगों ने कहा है कि साथ में दूसरी कहानियां भी चले, भगत सिंह का मुकदमा तो चलता ही रहे। और 26% लोगों ने ये कहा है कि सिर्फ भगत सिंह के मुकदमा पर ही अभी केंद्रित रहिए। तो चूंकि अधिकतर लोगों का ख्याल है कि भगत सिंह का मुकदमा ये श्रृंखला के साथ साथ दूसरी कहानियां भी जारी रहें, मेरा व्यक्तिगत ख्याल भी यही था, क्योंकि यह बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें कोई शक नहीं कि ये 221 पार करके शायद 222 भी पूरा पार कर जाए। तो इसलिए हम लोग दूसरी कहानियों को भी लेंगे, लेकिन आज भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला वाली ही कहानी करते हैं। अगली कहानी निश्चित रूप से दूसरी होगी और फिर भगत सिंह का मुकदमा भी साथ में चलता रहेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 जून तक की गवाही देख ली थी। 4 जून को गवाही खत्म हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद और साथ ही साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारे लगाते हुए वो लौट गए अपने अपने बैरक में, जहां उन्हें बंद होना था। 5 जून को फिर से जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर वो अदालत आए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और उसी तरह से पूरे जोश के साथ उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और फिर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सरकारी गवाह संख्या 13 तक की गवाही हो चुकी थी। अभी सरकारी गवाहों की गवाहियां हो रही हैं। 5 जून को सबसे पहली गवाही दी रॉयल इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता के WH डेविस ने। यह सरकारी गवाह संख्या 14 थे। और डेविस के बाद फिर कलकत्ता के ही धर्मशाला स्ट्रीट के रहने वाले थे KS क्लाइफ। कहीं कहीं क्लिफ भी आएगा नाम में, तो क्लाइफ और क्लिफ ये उच्चारण के हिसाब से अंग्रेज का नाम है, तो उच्चारण में इधर उधर होते रहता है, तो आप उससे चकराइएगा नहीं, उसमें कहीं पर परेशान नहीं होना है। क्लाइफ या क्लिफ दोनों एक ही हैं। सरकारी गवाह संख्या 15। इन दोनों का बयान हो गया। क्लिफ ने एक महत्वपूर्ण चीज कही थी। टैरी ने जब अपना बयान दिया था तो उसने कहा था कि भगत सिंह के हाथ से रिवाल्वर उसने ली, यानी भगत सिंह जब गिरफ्तार टैरी करने गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, तो उनके हाथ में पिस्तौल थी। जबकि क्लिफ ने कहा कि उसने टैरी को वहां एक चेयर पर से, एक सीट पर से ये उठाते हुए देखा है, पिस्तौल उठाते हुए देखा उसने। तो ये जो है बयान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और इस पर जब जजमेंट सुनाया गया था उस पर भी, उस समय भी इसको ध्यान में जजों ने रखा था। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ इस पर भी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि क्लाइफ ने जो बयान दिया उसमें यह कहा कि टैरी ने वहां सीट पर से पिस्तौल उठाई थी, भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल नहीं थी। क्लाइफ के बयान के बाद फिर अगले गवाह के रूप में, यानी सरकारी गवाह संख्या 16 पेश हुए ऑफिशिएटिंग चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव डॉक्टर WP रॉबसन। रॉबसन का बयान महत्वपूर्ण है। रॉबसन ने ही बताया अदालत को कि बम कितना खतरनाक था, बम कैसा था, बम की प्रकृति कैसी थी और क्या वो नुकसान कर सकता था। ख्याल रखिए कि रॉबसन को घटना स्थल नहीं दिखाया गया था। बम के कुछ नमूने दिए गए थे,
और उसमें से जो उसका अंश था बारूद वगैरह, उससे बताने के लिए पता लगा करके कहा गया था कि इससे पता लगाइए और बताइए कि क्या ये है, कितना नुकसानदेह है, कैसे है। और रॉबसन ने बहुत विस्तार में वो पूरा बयान दिया है। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ये बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इतना लंबा बयान चला कि 5 जून को 11 पेज में पूरा उसका बयान हुआ रॉबसन का। फिर भी बयान अभी अधूरा था, अभी उसकी पूरी बात खत्म नहीं हुई थी। और 6 जून को भी जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो रॉबसन का ही बयान फिर से चलने लगा। अब पूरा जब चिट्ठा लेकर के बैठ जाएंगे, जितना पूरा बयान है, तो बिहान हो जाएगा। बहुत लंबा इसका बयान चला है। संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं कि रॉबसन ने क्या कहा था। रॉबसन का बयान इतना अधिक लंबा चौड़ा है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस बात को कहें, किस बात को नहीं कहें। फिर भी जो मोटे तौर पर है उसमें यह है कि हर बम में ज्वलनशील पदार्थ था, पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण एवं पिक्रिक एसिड। ये ज्वलनशील पदार्थ जो उसने बम में बताया कि था, और मिश्रण का वजन 4.5 से 5 आउंस के बीच था, ये कहा। और हर बम में एक स्ट्राइकर था जो कैप से पकड़ा जाता था और जिसमें रबर का फीता था। बम के खोखे ढले लोहे के थे। हर बम के आधार पर एक छेद था। शायद यह एक तुरंत चलने वाला फ्यूज, शायद सन कॉटन का बना, इस छेद के पार जाता था। वह एक डेटोनेटिंग कैंप से जुड़ा हुआ था जो स्ट्राइकर के छोड़ने पर अलग हो जाता था। ये इस तरह की शब्दावली है, समझना भी थोड़ा सा कठिन है। और फिर इसी तरह से बयान है रॉबसन का पूरा लंबा चौड़ा। और वो अपने बयान में कहता है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि कैसे कोई व्यक्ति नहीं मरा, क्योंकि ये बम बनाया ही गया था कि जहां पर भी फेंका जाए वहां लोग मरे। ये बम खतरनाक था और इसके कारण भी उसने गिनाया कि शायद मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाया नहीं गया था, या फिर जितनी मात्रा में उसमें डालना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं डाला गया, या फिर यह हो सकता है कि विस्फोट से जो कवच है, ऊपर का खोल है बम का, वो अधिक कमजोर रहा हो और समय से पहले वो फट गया हो, तो इसलिए अधिक नुकसान नहीं किया, ये उसने बताया था। साथ ही उसने अपनी गवाही में यह भी कहा था कि अगर मुझे घटनास्थल दिखाया जाता तो मेरी राय, मेरा विचार बदल सकता था, कुछ और भी हो सकता था, कुछ और भी इसमें बदलाव हो सकता था, लेकिन उसे घटनास्थल दिखाया ही नहीं गया था। तो ये बयान हुआ रॉबसन का, जो महत्वपूर्ण है इस मायने में कि वो एक्सप्लोसिव का विशेषज्ञ था, यानी विस्फोटकों का विशेषज्ञ था। और उसे स्पेशल वो कलकत्ता इसके पास नमूना भेजा गया था और कलकत्ता से फिर ये गवाही देने दिल्ली में आया था। ये मुकदमा भी दिल्ली में चल रहा है, बम विस्फोट का मुकदमा है, सेशन कोर्ट की अदालत में। और फिर जब ये मुकदमा इतना चला तो फिर अगले गवाह की बारी आई। सरकारी गवाह संख्या 16 में रॉबसन का बयान हो गया था। सरकारी गवाह संख्या 17 में इंस्पेक्टर हर्स्ट आया। इंस्पेक्टर हर्स्ट को वहां, मतलब असेंबली में जहां घटना स्थल है, वहां जाकर के फोटो खींचने वगैरह की अनुमति मिली थी और फिर वही फोटो प्रदर्श के रूप में, सबूत के रूप में अदालत में रखे गए थे। तो हर्स्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है। और हर्स्ट के बाद, जो सरकारी गवाह संख्या 17 था, इंस्पेक्टर हर्स्ट के बाद सरकारी गवाह संख्या 18 लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली के अधिकारी HF विल्सन का बयान हुआ। विल्सन ने बताया वहां जाकर के कि नुकसान क्या क्या हुआ, और वो भी बड़ा बोझिल टाइप का है। समझ लीजिए कि क्या उसने कहा। उसने बताया कि जहां पर बम विस्फोट हुआ वहां पर गड्ढा फर्श पर हो गया है, बम फटा था तो गड्ढा तो होगा ही। वहां लकड़ी, ये इस तरह की कुर्सी थी, इस कुर्सी की डिजाइन ऐसी थी, इसमें 2 बांह लगे हुए थे, इसमें 4 पैर थे, यहाँ पर ये लंबी बेंच थी, बम का एक टुकड़ा वहां पर लकड़ी में घुसा हुआ था। फिर उसने बताया कि ये इस कुर्सी की एक हाथ उखड़ गई, जो हाथ, कुर्सी का हाथ, आदमी का नहीं, वो हाथ उखड़ गया। फलाने जगह पर जो फर्नीचर, ये जो बम फटा वहां पर था तो वो सागवान की लकड़ी का था। इस तरह से उसका बयान हुआ। उसने बताया कि डैमेज क्या क्या हुआ, उसके पूरे बयान में है। काफी लंबा चौड़ा उसका भी बयान है। उसका माने मतलब यही है जो अभी बता रहा हूं कि उसने ये कहा। और फिर विल्सन के बाद बारी आई अगले गवाह की। विल्सन के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अब्दुल समद का बयान हुआ, सरकारी गवाह संख्या 19। और उसके बाद लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टमैन जमील अहमद, सरकारी गवाह संख्या 20 का बयान हुआ।
हेड मुहर्रिर अमीन का बयान हुआ, सरकारी गवाह संख्या 21, और सब इंस्पेक्टर अली शाह का बयान हुआ, सरकारी गवाह संख्या 22। सब इंस्पेक्टर राम सिंह का बयान हुआ, सरकारी गवाह संख्या 23। सब इंस्पेक्टर चैतराम, सरकारी गवाह संख्या 24। देखिए सरकारी गवाह संख्या ये जो 24 आया है, चैत सिंह, ये महत्वपूर्ण एक गवाह है। इसे जिम्मेदारी मिली थी कि असेंबली में जितने भी बम के टुकड़े हैं या उसके अंश हैं उन सबको इकट्ठा करने के लिए, और उन सबको इसने इकट्ठा किया था, और इसको साथ में सिपाही कांस्टेबल वगैरह मिले थे मदद करने के लिए। लेकिन इसकी इसे ही ड्यूटी लगाई गई थी कि तुम माने ये इसके मुख्य रूप से तुम आदमी हो कि वो सब इकट्ठा करो। तो सब इंस्पेक्टर चैतराम ने ये किया था कि बमों के टुकड़े को उसने सिपाहियों के साथ मिलकर के इकट्ठा किए थे। बताया जाता है कि कुल 117 टुकड़े बमों के, दोनों बमों के 117 टुकड़े असेंबली में मिले थे, और उन्हें 18 लिफाफों में रखा गया था, अदालत में प्रस्तुत किया गया था। इन 18 लिफाफों को प्रदर्श 1 से लेकर के 18 तक क्रमांक दिया गया था, मतलब प्रदर्श 1, 2, 3, 4 ऐसे 18 तक ये लिफाफे थे जिनमें बमों के टुकड़े रखे गए थे। और फिर जो टूटे हुए कुछ फर्नीचर अदालत में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए, उन्हें रखा गया। वे प्रदर्श 19 से 1 से 18 तक ये हो गए प्रदर्श बमों के टुकड़े जो अलग अलग लिफाफों में रखे हुए थे। और फिर प्रदर्श 19 से लेकर के 26 तक वो फर्नीचर के टुकड़े रखे हुए थे जो क्षतिग्रस्त हुए थे बम विस्फोट से। तो ये कुल 26 प्रदर्श सुरक्षित रूप से रखे गए थे अदालत में, जिससे कि वो मुकदमा चलाने के दौरान उन्हें दिखाया जा सके। तो इस तरह से सब इंस्पेक्टर चैत सिंह की गवाही हुई, सरकारी गवाह संख्या 24। और फिर सरकारी गवाह संख्या 25 दिल्ली के सीनियर एसपी, एसएसपी जिसको कहते हैं, आरसी सैफरी की गवाही हुई उसी दिन। इन 25 लोगों की गवाही होने के बाद सरकारी वकील राय बहादुर सूरजभान ने अपनी तरफ से ये घोषित कर दिया कि हमारे पास अभी इतने ही गवाह हैं, मतलब सरकारी गवाही अब बंद होने की घोषणा कर दी। सरकारी वकील का नाम याद रखिएगा, राय बहादुर सूरजभान। इसके बाद फिर अभियुक्तों से बयान देने के लिए कहा गया, जिसका कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने जो सेशन कोर्ट में बयान दिया वो क्रांतिकारियों के इतिहास में, पूरे विश्व के क्रांति इतिहास में हमेशा गौरवशाली रहने वाला अध्याय है, सोना से लिखा जाने वाला अध्याय है। पहले से वो बयान द फ्रीडम पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, और आई बटन में भी आप उसे दबा करके देख सकते हैं। वो बयान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लक्ष्यों को जानने के लिए, क्रांतिकारियों के आदर्शों को जानने के लिए, बम विस्फोट के पीछे लक्ष्य क्या थे और हम क्यों हत्यारे नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं कैसे, एक क्रांतिकारी कैसे किसी हत्यारे या किसी आतंकवादी से अलग होता है, ये जानने समझने के लिए उस बयान को जरूर आप देखिए और सुनिए, समझिए, उसको बार बार सुनिएगा। अगर हो सकता है कि एक बार दो बार में कुछ बातें मिस कर जाएं, लेकिन वो पूरा अध्याय ऐसा है जिसे हर बार बार सुना जाए और हर पंक्ति को समझा जाए। तो सेशन कोर्ट में दिया हुआ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो बयान जो कि लिखित रूप में था, जरूर सुनिए। फिर इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया हुई अदालत की, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। साथियों, ये अभी आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, और ये श्रृंखला अभी चलती रहेगी, साथ में दूसरी कहानियां भी आती रहेंगी। आपका साथ, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट्स, आपका लाइक या डिसलाइक, ये सब, या फिर आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिए, और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल या अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सुझाव है तो व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म किया जा रहा है। आपसे फिर एक बार आग्रह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।